वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन वर्ब को समझने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। यानी सेंटेंस में जो पार्ट होता है उसमें एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, और चौथा अदर वर्ड भी होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वर्ब वाक्य में करता क्या है। आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि वर्ब होता क्या है, वर्ब की परिभाषा क्या है, वर्ब का पहचान क्या है, वर्ब के मूड, उसकी दशाएं क्या होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में इतनी डीपली चर्चा करेंगे हम कि हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वर्ब का वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए, हमें रट्टा मारने की कोशिश न करना पड़े। और रट्टा वैसे कभी भी मारना भी नहीं चाहिए। रट्टा मारने से हम सफल नहीं होते, उसमें हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और हम हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति, कन्फ्यूज्ड रहते हैं। तो चलिए वर्ब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है ना। और डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम समझने की कोशिश करें तो वर्ब होती क्या है, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने लिखी है वर्ब, उसके हिसाब से अ वर्ब इज वर्ड इन अ सेंटेंस शोइंग एक्शन। वर्ब वह शब्द है जो वाक्य में एक्शन शो करता है। दूसरी परिभाषा देखो, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज डूइंग। यानी वर्ड डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वाक्य में सब्जेक्ट ने क्या किया। कहने का मतलब ये है कि वर्ब वाक्य में वह शब्द होता है जो क्रिया करने के, कार्य के होने को दर्शाता है। ये बात हुई वर्ब के बारे में कि वर्ब कार्य में, वर्ब वाक्य में क्रिया के होने को दर्शाता है। यानी कार्य किस तरीके से हुआ है उस चीज़ को बताने में वर्ब ही कामयाब होता है, या वर्ब ही उसको बताता है कि कार्य कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्ब की, हाँ इसके पहले मैं एक बात और बोल दूं कि डेफिनेशन 2 हो, 3 हो, 5 हो, किसी भी प्रकार से लिखी गई हो, फ़र्क वहाँ नहीं पड़ता कि वर्ब डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी है। फ़र्क ये पड़ता है कि उस डेफिनेशन से जो वर्ब है उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और बस ये महत्वपूर्ण है कि हर प्रकार की वर्ब से एक ही प्रकार का अर्थ निकलता है, राइट। तो चलिए आगे हम बढ़ें कि वर्ब को अब कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ब के 2 पार्ट हैं, या हम ये कहें कि वर्ब 2 प्रकार से प्रयोग की जाती है। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और अब हम एक एक करके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, उसकी पहचान क्या है, उसकी दशाएं, उसका मूड क्या है, और फिर बाद में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी इसी तरीके से हम आगे बढ़कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब, इसे हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है इसे। तो इसको दोनों प्रकार से, तीनों प्रकार से इसको हम कह सकते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल क्लास या लेक्सिकल वर्ब।
तो मेन वर्ब क्या? द मेन वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। जो काम, वर्ब की जो डेफिनेशन है वही मेन वर्ब की डेफिनेशन है कि वो भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करता है एक्शन को, ठीक है ना। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या, मेन वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? देखिए, आप जानते हैं कि मेन वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और क्रिया के अंत में ना आता है। मैंने लिखा है यहाँ सामने कि मेन वर्ब वो जिसके अंत में ना आए हिंदी में। एग्जाम्पल आप देखेंगे, रोना ना आया, उठना अंत में ना आया, जागना अंत में ना आया, रोना, उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, कूदना, जितनी भी वर्ब हैं उनमें हिंदी में अंत में ना आता है। यही हिंदी में वर्ब की आइडेंटिफिकेशन है। तो फिर इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे, उसे हम कैसे समझें इंग्लिश में? तो इंग्लिश में वर्ब के, मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। उसके 3 फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब इन इंग्लिश। नंबर 1 इज, हम फर्स्ट फॉर्म का है तो गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, यानी कि वर्ब के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, डू, डिड, डन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, फॉल, फेल, फॉलन। इस तरीके से वर्ब, मेन वर्ब की आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में होती है, वो होती है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया कि मेन वर्ब की परिभाषा क्या और मेन वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या। अब टाइप ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के टाइप कितने होते हैं, ठीक, और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो मेन वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा तो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या, किसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे? तो आप देखेंगे कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी और वह वाक्य ट्रांजिटिव वाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम किल्ड अ रावण, ये सॉरी, राम किल्ड अ स्नैक, राम किल्ड अ स्नैक। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट, किल्ड क्या है? वर्ब, और स्नैक क्या है? स्नैक ऑब्जेक्ट है। मतलब सकर्मक क्रिया में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, आवश्यक है। यू रीड इंग्लिश, सेकेंड एग्जाम्पल, यू रीड इंग्लिश। हम एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे कि ही केम हियर, यू गो देयर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब की यही पहचान है कि उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या, जो हमारा सेकंड मेन वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इसको एक तो हिंदी में अकर्मक क्रिया बोलते हैं, दूसरा इसकी पहचान आगे बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल देख लें। द मून साइन, द मून साइंस, ही गोज। इसमें एक चीज़ देख रहे हैं आप, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही गोज, वो जाता है, कहाँ जाता है, किस लिए जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि ही गोज टू, सॉरी, ही गोज, वो जाता है। द मून साइंस, चंद्रमा चमकता है, किस दिशा में चमकता है, क्यों चमकता है, नहीं मालूम। मतलब दोनों के दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों ही वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई एक या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक
एब्सेंट रहता है और वर्ब का काम या तो सब्जेक्ट पर ही ख़त्म हो जाता है या ऑब्जेक्ट पर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ तो पहचानेंगे कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अकर्मक क्रिया को इस तरह से पहचानेंगे कि इसमें या तो सब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा या ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, दोनों में वाक्य का अर्थ पूर्ण निकलता है, पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं। सिर्फ अंतर इतना रहता है कि एक में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक एब्सेंट रहता है और एक में तीनों के तीनों उपस्थित रहते हैं। ट्रांजिटिव में तीनों उपस्थित, इंट्रांजिटिव में कोई एक अनुपस्थित। मेरी बात क्लियर हो गई? अब तो आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब की पहचान क्या, मेन वर्ब के टाइप्स क्या और मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या। बात क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेन वर्ब हमारा मूड के रूप में है। अब हम मेन वर्ब के मूड, उसकी दशाएं, उसकी स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला मूड है इंडिकेटिव मूड, ठीक है ना। इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या, मैंने लिखा है नॉर्मल, यानी कि जब हम वाक्य की स्थिति सामान्य होती है, वो सामान्य दशा में होता है, तो उसको हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं, ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में जो वाक्य लिखे जाते हैं वो इंडिकेटिव मूड, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, कारपेंटर मेक्स चेयर। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ई चेयर बनाता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये इंडिकेटिव मूड हुआ। कई जितने भी एग्जांपल आप देखें, ही वेंट होम, या और हम कह सकते हैं कि यू गो देयर, सी कम्स माय हाउस, ये जितने भी हैं ये सब के सब इंडिकेटिव मूड, नॉर्मल दशा में आने वाले वाक्य हैं। अब दूसरा जो हमारा मूड है वो कैसा है, वो है सब्जेक्टिव मूड, वाक्य का सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड को हम कल्पना सूचक भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कल्पना सूचक कहते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छा, सजेशन, डिमांड या डिज़ायर, ऐसी चीज़ इस सब्जेक्टिव मूड में शो करते हैं। या यूँ कहें कि जिस वाक्य के द्वारा विशेष, सजेशंस, डिमांड, डिज़ायर, ऐसी चीज़ें शो होती हो, वह वाक्य सब्जेक्टिव मूड कहलाता है। जैसे कि देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। काश मैं क्या होता, प्रिंसिपल होता कॉलेज का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये कहा है कि एक अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी उसको क्या कहेंगे कि काश में ऐसा होता, इस चीज़ को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। मैंने अपनी होप, अपनी इच्छा को बताया है कि काश मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। या और भी एग्जांपल हम बताने की कोशिश करें तो आई होप आई गो टू बीच। मेरी इच्छा थी कि हम बीच पर जाएं या बीच पर जाती हैं। ये भी एक सब्जेक्टिव मूड का वाक्य हो गया। और यदि हम और एक आध एग्जांपल दें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ माई ब्रदर वर हियर, यदि मेरा भाई यहाँ होता, ही कुड कंट्रोल द सिचुएशन, तो वो परिस्थितियों को संभाल सकता था। ये भी एक सब्जेक्टिव मूड है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा कम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके सेंस को आप बहुत गहराई से समझिए। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी बनाते जाइएगा, है ना। घर पे बनाइए, फ्री हो जब बनाइए,
चलिए अगला जो है वो है हमारा इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड का मतलब आज्ञार्थक वाक्य है ना। इम्परेटिव मूड को हम आज्ञा सूचक भी कहते हैं। इसमें क्या ऑर्डर लिखा है मैंने, मतलब ये कि हम इस जिन वाक्यों से ऑर्डर देते हो, आज्ञा देते हो, किसी को आदेश देते हो, वो वाले वाक्य इम्परेटिव मूड के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसकी एक बहुत ज़बरदस्त हिंदी में पहचान है, वो है ओ, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ओ लगा हो वो इम्परेटिव मूड को दर्शाते हैं। जैसे कि इधर आओ, कम हियर, इधर आओ, कम हियर। उधर जाओ, गो देयर। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। इसी तरीके से पत्र लिखो, राइट अ लेटर। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में ओ हिंदी में हो वो क्या है, वो सब के सब इम्परेटिव मूड के वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, और अगला जो हमारा मूड है वो है इन्फिनेटिव मूड, अर्थात यहाँ पर मैंने उसका लिखा है यूज टू बिफोर मेन वर्ब फ्रॉम। यूज टू बिफोर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, पहला रूप होता है, ठीक, उसके आगे जब हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव मूड को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज एम्बिशन टू फ्लाई, उसकी इच्छा या अभिलाषा उड़ने की है। हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई, ये इन्फिनेटिव मूड है। क्यों, आप देखेंगे इसमें फ्लाई वर्ब के पहले टू लगा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टू हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। और एक आध एग्जाम्पल देख लें तो आई वॉन्ट टू रीड, ये भी एक इन्फिनेटिव मूड है। और देखें तो हिज डिज़ायर इज टू सिंग, उसकी इच्छा गाने की है, ये भी एक इन्फिनेटिव मूड है। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मूड आखिर होते क्या हैं, किन किन स्थितियों में हम सेंटेंस को प्रयोग करते हैं या सेंटेंस का उपयोग करते हैं या उनको बोलते हैं। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा मेन वर्ब का मूड या उसकी स्थिति या दशा। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक का जो हमारा चैप्टर था वो मेन वर्ब से संबंधित था। मेन वर्ब, उसकी परिभाषा, उसको पहचानने की, उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके मूड। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो हमारा वर्ब का दूसरा रूप है वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो हम ये कहें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो इस परिभाषा के अनुसार देखने की कोशिश करें तो अ वर्ब दैट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब टू हेल्प express the main verb's tense, mood or voice. It comes before main verb. A verb that is used with main verb to help express the main verb's tense, mood or voice. It comes before main verb. कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता करती है और किस चीज़ के बारे में बताती है, टेंस, मूड यानी स्थिति और वॉइस, ये तीनों के बारे में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही हमको पता चलता है। हमको यह पता चलता है कि कौन सा टेंस किस प्रकार का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही पता चलता है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया। अब
टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब के भी टाइप होते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ लें कि टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या। तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला टाइप है वो है टू बी फॉर्म वर्ब। टू बी फॉर्म वर्ब का मतलब क्या, जहाँ पर सब्जेक्ट की उपस्थिति बताना हो वो वर्ब टू बी फॉर्म वर्ब कहलाती है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल देखिए नीचे, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब के सब टू बी फॉर्म के अंतर्गत आने वाली वर्ब है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट की उपस्थिति बताते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, यहाँ केवल सब्जेक्ट अपनी उपस्थिति शो करता है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। शी वॉज देयर, वह वहाँ थी, पास्ट टेंस हो गया। तो वॉज वर हमेशा पास्ट के रूप, पास्ट शो करता है, और एम, इज, आर प्रेजेंट शो करता है, और किस में, टू बी फॉर्म में। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब टू बी फॉर्म वर्ब है, याद रखिएगा। टू बी फॉर्म वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट अपनी उपस्थिति बताता है, कोई काम नहीं करता उससे। राइट, आगे चलें। दूसरा देखिए हैविंग वर्ब, हैविंग फॉर्म। तो वर्ब का हैविंग फॉर्म क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हैविंग फॉर्म क्या होगा, लिखा है सब्जेक्ट टू हैव समथिंग। इसमें सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताया जाता है। क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताया जाता है, तो ये कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैविंग फॉर्म। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए, हैव, हैज़, हैड, ये सब के सब, थोड़ा गाड़ी आ रही है सामने, उसका साउंड आ रहा है ना। तो मैं ये कह रहा था कि हैव, हैज़, हैड, ये हमारी हैविंग फॉर्म वर्ब है, और इनके द्वारा हम सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताते हैं। हैड पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होती है, और हैव, हैज़ प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है ना, हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट लगाते हैं हम, या तो प्लूरल या आई, यू, वी, है ना, ये हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। और जब हमको सिंगुलर नंबर नाउन का प्रयोग करना हो, ठीक है, जैसे कि राम, श्याम या ही, शी, इट, तो उनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हैविंग फॉर्म क्या है, हैविंग फॉर्म है सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। ठीक है ना, तो ये हमारा हैविंग फॉर्म हो गया, समझ में आ गया हैविंग फॉर्म। आगे चलें, सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, या सपोर्टिंग मूड। वाक्य का सपोर्टिंग मूड क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब एंड डज नॉट हैव एनी मीनिंग बाय इटसेल्फ। A verb that helps the main verb and does not have any meaning itself। मतलब कहने का ये कि सपोर्टिंग वर्ब उसको हम कहते हैं जो मेन वर्ब की सहायता तो करती है, लेकिन उसका खुद का कोई महत्व नहीं होता वाक्य में, उसकी उपस्थिति का कोई सेंस नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देख लिए, डू, डज, डिड, ये सब के सब सपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल देंगे तो आई डिड नथिंग, आई डिड नथिंग, या दूसरा एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो नथिंग कहकर भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो आई डोंट नो नेगेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर नॉट का मतलब ही नहीं होता है। डू हमने लगाया लेकिन उसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वैसे डू का मतलब क्या होता है, करना, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वहाँ वो मेन वर्ब होगी, डू करना मेन वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये केवल सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना, ये अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं रखती है।
तो सपोर्टिंग वर्ब क्या? सपोर्टिंग वर्ब वो जो वाक्य में होती तो है लेकिन उसका खुद का कोई सेंस नहीं होता, उसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत पड़ती है, उसको लगाना पड़ता है, वरना वाक्य अधूरा सा लगता है। ठीक है, आगे चलें। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला हेल्पिंग वर्ब का टाइप है वो क्या है, वो है डिफेक्टिव वर्ब। ठीक है, डिफेक्टिव वर्ब का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोषपूर्ण क्रिया। इसको समझने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि डिफेक्टिव वर्ब आर ऑलवेज ज्वाइन टू द इन्फिनिटिव मूड ऑफ सम अदर वर्ब्स। यानी कि ये जो दोषपूर्ण क्रिया, ये जो डिफेक्टिव वर्ब है, ये क्रिया के, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ उपयोग की जाती है, बाकी किसी और के साथ नहीं करते कि सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उनके साथ उपयोग नहीं होती, ये केवल होती है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसलिए ये डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे नाउ वी विल गो, अब हमें, या अब हम जाएंगे, ठीक है ना, अब हम जाएंगे, नाउ वी विल गो, या मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये डिफेक्टिव वर्ब के हैं, और ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो विल, शैल, कैन, ये जो होते हैं ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। आई कैन डू द वर्क, मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, या आई कैन लिफ्ट द ट्रंक, ये सब के सब डिफेक्टिव वर्ब के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जो हमारा अंतिम हेल्पिंग वर्ब का अंतिम जो वर्ब है वो है स्पेशल वर्ब, विशेष क्रिया। ठीक है ना, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मॉडल वर्ब भी कहते हैं, मोडाल वर्ब भी कहते हैं इनको, मॉडल नहीं मोडाल। तो स्पेशल वर्ब होती क्या है, तो स्पेशल वर्ब वो होती है जो विशेष परिस्थितियों को दर्शाती है। ठीक है, जैसे कि पॉसिबिलिटी समझाएगी वो या दर्शाएगी, नेसेसिटी आवश्यकता बताएगी, सजेशन बताएगी, एडवाइस सलाह, एबिलिटी क्षमता, ऑर्डर दक्षता, सॉरी है ना, ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन एंड कैपेसिटी, ये सब जो इस टाइप की जो परिस्थितियां हैं उनको बताने वाली वर्ब स्पेशल वर्ब कहलाती है। और डेयर, नीड, मस्ट, आर टू, यूज टू, ये जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, डेयर, नीड, मस्ट, आर टू, यूज टू, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब स्पेशल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है ना, और स्पेशल वर्ब का खास तौर से जो प्रयोग हम देखते हैं वो है मोडाल में। मोडाल एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, उसे बहुत डीपली भी समझना पड़ता है। तो मोडाल जब हम पढ़ेंगे, जब हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे, अभी केवल हम इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल वर्ब का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन नॉट डेयर टू फाइट विथ हिम, तुम में उसके साथ लड़ने का साहस नहीं है। या आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। नीड मतलब ज़रूरत या आवश्यकता। यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री के नियमों का पालन करना ही चाहिए, कंट्री के कानून का पालन ही करना चाहिए तुम्हें। यू मस्ट ओबे, तुम्हें अपने कंट्री के क्या चीज़ बोलते हैं, लॉ का पालन करना ही चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए, अवश्य चाहिए होता है। आई यूज्ड टू प्ले विथ व्हेन आई वाज अ यूथ, आई यूज्ड टू प्ले व्हेन आई वाज अ यूथ, मैं खेलता था कब, जब मैं यूथ था। ठीक है ना, तो इस टाइप के, इसको ऐसा भी सुधार सकते हैं यदि आपको अटपटा सा लगे तो, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ यूथ, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ यूथ, जब मैं जवान था, युवा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, है ना। तो ये थी हमारी स्पेशल वर्ब, और इसके कुछ मैंने यहाँ पर
वाक्य लिखे, उन्हें समझाने की कोशिश की है। ज़्यादातर मैंने ये कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको वर्ब के बारे में समझा सकूं, उसकी डेफिनेशन बता सकूं, उसके आइडेंटिफिकेशन को हमने समझने की कोशिश किया, उसके मूड को हमने समझने की कोशिश किया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर था क्रिया, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अवश्य लाइक करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो कहना चाहिए कि आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हम और डीपली जाकर सिंपल शब्दों में किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि सरल से सरल भाषा में और जल्दी से जल्दी सबको समझ में आ जाए। और इसे अपने दोस्तों तक अवश्य फॉरवर्ड करिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसको इसकी आवश्यकता हो, तो आप उसमें सहभागी बनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए, इसको फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में, या फिर और भी जो आपके ग्रुप्स हों उसमें इसे अवश्य पहुंचाने की कोशिश करिए, इसे फॉरवर्ड करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ पुनः एक बार नमस्कार।